नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में सारी सुर्खियां और बड़ी खबर यूक्रेन रूस विवाद और इसके आर्थिक और वित्तीय बाजारों पर असर को लेकर है। Brought to you by 5paisa.com। आज हम बात करेंगे कि कैसे पूर्व यूक्रेन में रूसी सैन्य दखल की खबर और दो अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश घोषित करने के फैसले से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई है। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं और साथ ही हमारे आपके खर्चा पानी, रोजी रोटी और माली हालत पर उसका क्या असर होगा। आज सुबह जैसे ही ये खबर फैली कि रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, शेयर बाजारों में अफरा तफरी मच गई। सेंसेक्स और निफ्टी भी 2% तक गिरे, हालांकि बाद में इनमें काफी रिकवरी दिखाई दी। संकट गहराता देख देश और दुनिया के आर्थिक बाजारों के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यह संकट इसीलिए एक बड़ी चुनौती है कि रूस गैस और कच्चे तेल के अलावा बेशकीमती मेटल्स और अनाज का बहुत बड़ा उत्पादक है और सप्लायर भी। एक तो दुनिया पहले ही कोविड जनित लॉकडाउन और आर्थिक मंदी से उबरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अब ग्लोबल सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा बड़े आर्थिक संकट को न्योता दे सकती है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में रूस की क्या अहमियत है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम उत्पादक है। दुनिया का 45.6% पैलेडियम रूस से निकलता है। प्लैटिनम उत्पादन में भी इसकी हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। इसी तरह दुनिया का 10% सोना भी रूस में निकलता है। गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई में भी इसकी हिस्सेदारी 6 से 8% तक है। साथ ही निकल, एल्यूमिनियम, कोयला, कॉपर और सिल्वर के उत्पादन में भी इसकी ग्लोबल हिस्सेदारी कम ही सही लेकिन अपने आप में ज्यादा है। रूस दुनिया को गेहूं का भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है और संकट गहराने से खाद्य सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इसी तरह ग्लोबल एक्सपोर्ट में यूक्रेन की भी अपनी अहमियत है। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि यह संकट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अभी तो एक लेवल पे रशिया ने यूक्रेन में इंक्रोच किया है और दो राज्य में इंक्रोचमेंट हुआ है या कहीं एंट्री हुई है। तो उसकी दो संभावनाएं इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि कितने दिन तक रहते हैं वो, और उसका यदि ज्यादा दिन तक रहते हैं या एक लेवल पे यूक्रेन की कैपिटल पे अटैक करते हैं तो फिर सीवियरिटी ज्यादा होगी। लेकिन मान लीजिए सिर्फ वहीं पे रहते हैं दोनों राज्य में, यूक्रेन के, रशिया, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और उस कारण से हमें ये कह सकते हैं कि तीन इम्पैक्ट हमें पॉसिबल अभी दिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं ज्यादातर। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल और गैस प्राइसेस हैं, उनकी शॉर्टेज होगी क्योंकि काफी बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया इस टाइम, और उस कारण से प्राइसेस भी हायर होने के चांस हैं। और दूसरा जो वो लग रहा है इम्पैक्ट हमें दिख रहा है वो है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो हायर होंगे, क्योंकि जो फूड अल्टीमेटली वीट जो एक्सपोर्ट है रशिया से ऑल ओवर ग्लोबल इकोनॉमी में 25% है। जबकि हम जो पहली बात कर रहे थे ऑयल एंड गैस प्राइसेस के इंक्रीज का और शॉर्टेज का, उसका यदि हम एक्सपोर्ट का यदि नंबर लें तो यूरोप जो है इसने 40% जो है नेचुरल गैस जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और 25% जो है ऑयल जो है टोटल जितना उनका कंजम्पशन है वो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। तो एक तरह से क्या कहें कि जो फर्स्ट मैं कह रहा हूँ ऑयल एंड गैस प्राइसेस उसका इंक्रीज होने के काफी चांस हैं। ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है और कितना अंदर तक जो है रशियन ट्रुप्स जो है वो यूक्रेन में जाते हैं। यदि वहीं टिके रहते हैं तो जब भी कम इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन यदि वो कैपिटल की गिरने की कोशिश करते हैं तो फिर काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और दूसरा है कि जो फूड प्राइसेस मैं कह रहा हूँ, और इसीलिए इसमें आप देखें कि मान लीजिए इजिप्ट एंड टर्की है वो वीट इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, और उसमें हम देखें कि 70% जो वो है उनका इंपोर्ट वो जो है वो रशिया से है, इजिप्ट और टर्की में। तो ऑलरेडी ये दोनों कंट्रीज जो है वो हायर वैसे ही मतलब इन्फ्लेशन से या अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वहां पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। सिमिलरली मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ भी ये बात बोली जा रही है क्योंकि वहां से भी नॉट ओनली रशिया बल्कि यूक्रेन से भी उनका इंपोर्ट है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो भी वहां पे भी एक फूड क्राइसिस जो है
हम देख सकते हैं। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में लेबनान जो है वो 50% जो इम्पोर्ट है वो व्हीट का कर रहा है यूक्रेन से। और उसके साथ साथ वो ऑयल या ऑयल सीड्स जो है जिसमें सनफ्लावर और रेप सीड है वो भी इम्पोर्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फूड प्राइसेस में भी एक इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा, हायर प्राइसेस जो है उसके दिखेंगे। और तीसरा जो इम्पैक्ट है वो है हायर प्राइसेस ऑफ मेटल्स। तो वो भी मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हायर होगा, क्योंकि रशिया जो है वो रॉ मटेरियल खासकर एल्युमिनियम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, निकल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसके प्राइसेस यदि हायर होंगे तो वो ग्लोबल का इम्पैक्ट जो है नॉट ओनली स्पेसिफिक यूरोप में या मिडल ईस्ट में या अफ्रीका में, बल्कि इसका स्नोबॉल इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हमें मालूम है कि ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड है। तो जो इम्पैक्ट हमें यूरोप और मिडल ईस्ट अफ्रीका में दिख रहा है वो इम्पैक्ट जो है उसके बियॉन्ड भी हो सकता है। जहां तक भारत और यूक्रेन का सवाल है, भारत यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर है। फ्रांस और जर्मनी के बाद वहां दवाइयों की सबसे ज्यादा सप्लाई भारत से ही होती है। दूसरी ओर यूक्रेन भारत को सनफ्लावर ऑयल, इनऑर्गेनिक केमिकल और प्लास्टिक का सबसे बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2 से $2.5 अरब के बीच रहा है और हाल ही में इसमें काफी इजाफा भी हुआ है। इस संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर असर के लिए भी हमने एक्सपर्ट्स की राय जानी। एक लेवल पे तो मैं डेटा देख ही रहा था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो उतना नहीं है इंडिया का रशिया से या यूक्रेन से, लेकिन स्पेसिफिक कुछ है, जैसे ऑयल जो है $1 बिलियन जो है इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से, और कुछ फार्मास्यूटिकल जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है एक्सपोर्ट करता है इंडिया, यूएस, रशिया और यूक्रेन में। लेकिन बहुत ब्रॉडर नहीं है, कुछ मिलियंस, कुछ अराउंड 1 बिलियन जो है वो उतना अमाउंट है। यदि टोटल यदि हम ये ट्रेड देखें रशिया और इंडिया के बीच में, तो अराउंड $6 बिलियन है। तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं जो पहले कह रहा हूँ कि जो उसके जो स्नोबॉल इफेक्ट है, मतलब जो चेन इफेक्ट्स हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि रॉ मटेरियल कम होता है ग्लोबल लेवल पे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फूड क्राइसिस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है हायर प्राइसेस में, या फिर जाहिर सी बात है कि जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, या जो 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 नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं, उसका जो है स्नोबॉल इफेक्ट जो है इंडिया में दिखेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा ग्लोबली, अभी इतना लिंकेज नहीं है इंडियन इकोनॉमी की। लेकिन स्नोबॉल इफेक्ट जो एक्सपेक्टेड है, डिपेंड ये कर रहा है कि वो कितने दिन तक और कहाँ तक जो है वो एक लेवल पे रशिया जो है यूक्रेन के अंदर जाता है। जो जो मैंने पहले भी कहा कि यदि वो कैपिटल की तरफ जाएगा तो नेचुरली वो बहुत दिन तक की बात है और उसका सीवियरिटी भी ज्यादा होगी। और यदि मान लीजिए उन स्टेट में ही कंटेन रहता है तो उसको सीवियरिटी कम होगी। और उसके बावजूद एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रशिया को कितना जो है एक लेवल पे यूएस जो है कंटेन करता है डिफरेंट जो पॉलिसीज में। जैसे जनरली बोला जा रहा है कि उन पे सैंक्शंस लगेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन होंगी, और ये वार्निंग दी गई थी। तो आने वाले दिनों में ये भी मैटर करता है कि कितना जो है नॉट ओनली इस तरह के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, लेकिन फॉरेन कैपिटल की बात भी है कि जो कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो उस पर कितनी सैंक्शन होंगी। तो नेचुरली जब वो सैंक्शन होगी उसका इम्पैक्ट जो इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होगा। एक लेवल पे कह सकते हैं कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ डाइवर्ट हो सकती है यदि इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज का या फॉरेन कैपिटल का वहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। और दूसरा एक चेन इफेक्ट में ये भी कहना चाहूंगा स्नोबॉल इफेक्ट में, कि इस हाईएस्ट जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो कंट्री है इस टाइम जो है वो चाइना है रशिया का। ये भी देखना बाकी होगा कि जो जितनी डेवलप कंट्रीज हैं या मेनली जो यूएस इसमें लीड कर रहा है, तो कितने इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि दो लिंकेज जो है स्नोबॉल इफेक्ट में हमें आने वाले दिनों में दिखेगी इंडियन इकोनॉमी में। एक लिंकेज थ्रू है चाइना, कि चाइनीज इकोनॉमी के साथ जो है इस टाइम रशिया का सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड रिलेशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही हाईएस्ट हैं दोनों कंट्रीज का आपस में, यदि हम रशिया से कंपेयर करें चाइना को। तो जाहिर सी बात है कि यदि वो राइज करेगी इकोनॉमी चाइना, तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो इंडिया में भी होगा। यदि मान लीजिए प्रोडक्शन वहाँ ज्यादा हो रहा है, यदि मान लीजिए कम होता है, तो नेचुरल है कि इस टाइम चाइना से भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेशन इंडिया का भी बेहतर है। तो एक लिंकेज तो ये है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि यदि सैंक्शन जो है
डिफरेंट जो है नेटो कंट्रीज में लेड बाय जो है यूएसए, वो कितना है। और इसमें हमें देखने की बात बिल्कुल और मालूम है कि जो एक डिफेंस रिलेशन है या स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो रशिया से काफी बेहतर है इंडिया के। तो यदि वो सैंक्शन लगेगी तो नेचुरली यहाँ पे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, जो खासकर जो डिफेंस एरियाज में जो जिस तरह का रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया का, उस पे भी हमें इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन वही बात मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना सीवियरिटी है वो उसके ऊपर मैटर करेगा। शेयर बाजारों के बाद आज दूसरी बड़ी उथल पुथल क्रूड ऑयल में रही। रूस कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक तो है ही, अमेरिका और ब्रिटेन की कई बड़ी ऑयल कंपनियां, उनकी मौजूदगी भी रूस में है। ऐसे में अमेरिकी पाबंदियों और पश्चिमी देशों से रूस का तनाव बढ़ने का सीधा असर तेल उत्पादन पर होगा। कच्चे तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। आज सुबह संकट गहराने की खबरों ने एक बार फिर ब्रेंट क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल के पास पहुंचा दिए। माना जा रहा है कि इस संकट से कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ेंगे। जेबी मॉर्गन का तो यहां तक कहना है कि टेंशन बढ़ने से कच्चे तेल का भाव $150 तक पहुंच सकता है। इसके कारण ग्लोबल जीडीपी में 0.9% की गिरावट भी आएगी। हमने एक्सपर्ट से कच्चे तेल की कीमतों और आगे के रुझान के बारे में पूछा। मुझे ये तो है क्योंकि देखिए वो $3 इंक्रीज हुआ था है आज, और मैं भी देख रहा था उस डेटा को कि कल जो है वो 95-96 पर बैरल था क्रूड ऑयल, और आज जो है वो 100 टच कर रहा है, $99.3 पर बैरल है। तो वो तो बिल्कुल लिंकेज ही है उससे, जो क्राइसिस है किसी, क्योंकि ये हमें मालूम ही है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस दिख रहा है, जब वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिख रहे हैं, तो दोनों जब क्राइसिस होते हैं या जियो पॉलिटिकल जो क्राइसिस दिख रहा है, तो क्रूड ऑयल तो उसके साथ। और हमने ये पहले भी बात की, या ये पता ही है सभी लोगों को कि रशिया का मेन जो एक्सपोर्ट है वो ऑयल एंड गैस है, नेचुरल गैस है। तो दोनों के ही प्राइसेस, क्रूड ऑयल के और गैस के प्राइसेस जो है जंप किए हैं। और इसलिए बात बोली जा रही है कि नॉट ओनली कि जो अभी सर्दियां आने वाली हैं खासकर यूरोप में और यूएसए में, तो अभी जो गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं वो हायर होते हुए दिख रहे हैं। और यदि आज $3 हो गया है क्रूड ऑयल, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो हायर होंगे। लेकिन ये अगेन मतलब क्वेश्चन यही है कि कितनी सीवियरिटी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी, वो मैटर करेगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल $3 इज हायर नंबर, बहुत बड़ा नंबर है वो, इतनी जल्दी जंप कर रहा है ऑयल प्राइस। तीसरा असर करेंसी एक्सचेंज मार्केट में भी देखा जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया सहित ज्यादातर विदेशी मुद्राएं दबाव में रहीं। अमेरिका और यूरोप में महंगाई ने 3 से 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में यह साफ है कि इस नए संकट से महंगाई कम होने की सारी संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। ऐसे में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो आशंकाएं दुनिया भर के कैपिटल मार्केट को डराए हुए थी, अब घटने के बजाय बढ़ गई हैं। यानी अमेरिका सहित दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ेंगी, डॉलर मजबूत होगा। इसका भारतीय बाजारों के लिए असर यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यहां शेयर मार्केट, बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटी से पैसा निकालेंगे। रुपया कमजोर होगा और आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव होगा, जिससे एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी। इस तनाव के मद्देनजर डॉलर के मुकाबले रुपये के भविष्य पर हमने की रेलिगेयर की वाइस प्रेसिडेंट करेंसी रिसर्च सुगंधा सचदेवा से बात। उन्होंने बताया, यूक्रेन संकट के ताजा घटनाक्रम से रुपए में 0.5% की गिरावट देखी गई। इसके पीछे कच्चे तेल में तेजी और दूसरे कई मौद्रिक रुझान भी हैं। कच्चा तेल 7 साल के उच्चतम स्तर पर है और अब इस संकट के बाद इसमें नरमी के आसार कम ही हैं। आने वाले दिनों में रुपए पर दबाव बना रहेगा। हालांकि 75 रुपए के स्तर पर हम एक सपोर्ट देख रहे हैं, बशर्ते बहुत कुछ उलट पुलट ना हो। एक बार फिर रुख करते हैं शेयर बाजारों का। जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने और अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया और रूस पर पाबंदियों की आशंका के बाद आज सुबह भारत सहित दुनिया भर के बाजार 2 से 3% तक गिरे। सेंसेक्स एक समय 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिरकर 57,300 तक आ गया था, लेकिन बाद में बाजारों ने अच्छी रिकवरी की और गिरावट 2% से घटकर 0.5% तक ही रह गई। सेंसेक्स 382 पॉइंट नीचे 57,300 और निफ्टी 114 अंक गिरकर 17,092 पर बंद हुआ। आपको बताते चलें कि सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 9% नीचे चल रहा है। जानकारों के मुताबिक एक मोटा मोटी अनुमान है कि जब कोई इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से 20% तक नीचे चला जाए और रिकवर ना कर पाए,
तो ये मार्केट में मंदी की निशानी मानी जाती है, यानी आने वाले समय में बाजार गिरने के आसार बढ़ जाते हैं। फिलहाल तमाम संकट और चुनौतियों के बीच जब भी थोड़ी पॉजिटिव खबर आती है तो सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि क्या इसका मतलब ये माने कि बाजार यूक्रेन संकट को ऑफसेट कर चुका है, यानी बुरे से बुरे हालात की सोचकर जितना गिरना था गिर चुका और आगे ज्यादा गिरावट के आसार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज ही मैं डेटा देख रहा था कि ऑल ओवर नेस्डेक का या निकी का और फिर सेंसेक्स और जो एनएससी 50 है, तो उसमें तो मुझे अराउंड 0.67% जो है डिक्लाइन दिखा है। तो एक वेट एंड वॉच हो रहा है और वही नेस्डेक में अराउंड 1% जो है डिक्लाइन है। तो मोर और लेस ग्लोबल अराउंड 1% डिक्लाइन जो है दिख रहा है, इवन इंडिया में 0.6 0.7। तो कह सकते हैं कि अभी अभी वेट एंड वॉच वाली बात है। और कितना आगे जो है सीवियरिटी उसकी होगी वो देखना है अभी। लेकिन जहां तक हम देखें कि मुझे लगता है कि वो ऑन एन एवरेज अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना जितना जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि जनरली स्टेटमेंट आ रही थी और रशिया ने भी स्टेटमेंट दी थी प्रेसिडेंट पुतिन ने कि हम अटैक नहीं करेंगे या हम अंदर अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो हो गया। हमें लग रहा था कि वो 2-3 या 5% जो है डिक्लाइन होगा, लेकिन अभी कम है, 0.6 to 7% ही डिक्लाइन है। ये बात सही है कि जो हमने अभी बता ही रहे थे 0.6 to 0.7 जो है डिक्लाइन दिखा है। लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना बड़ा जो है वो एक लेवल पे अटैक हुआ है और कहाँ तक जो है वो रशिया इसको खींचेगा और कितने सैंक्शंस उसके आएंगे। और दूसरा हमें ये मालूम ही है कि अभी ऑलरेडी यूएस जो है वो हाईएस्ट 40 इयर्स में जो है इन्फ्लेशन जो है वो फेस कर रहा है। और ये हमें पहले देखा ही इंडियन स्टॉक मार्केट में कि जो एफपीआई है उनका आउटफ्लो काफी ज्यादा हो रहा है। मुझे याद ही है, हमने खर्चा पानी में बात की है पिछले दिनों में कि अराउंड 50,000 जो डॉलर है वो जो है उसका आउटफ्लो हुआ है इंडिया से बाहर की तरफ। तो कहना भी मुश्किल है क्योंकि और भी फैक्टर्स है, नॉट ओनली कि ये रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस की बात है, लेकिन और भी फैक्टर्स है। इवन इंडिया में हम देखें अभी इलेक्शन के रिजल्ट आना बाकी है जो अभी चल रहे हैं। इवन इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन जो है एक लेवल पे हायर है। तो उसमें जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो क्या डिसीजन लेती है। तो एक तरह से हमें ध्यान रखना होगा, या दर्शकों से हम बात भी कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। तो आने वाले दिनों में आरबीआई क्या डिसीजन लेता है या फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेता है, वो भी एक तरह से इफेक्ट जो है वो करेगा। तो एज ए नटसेल हम बात करें कि अभी क्लियर नहीं है आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चीजें हम इकोनॉमिक लेवल पे देखते हैं और क्या जो है हम फाइनेंशियल मार्केट में देखते हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन फिलहाल अच्छा है। अगर यूक्रेन रूस टकराव चिंताजनक मोड़ नहीं लेता और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति धीमी रही तो भारतीय बाजारों में फिर तेजी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव, मॉनसून और महंगाई बड़े ट्रिगर का रोल अदा करेंगे। ऐसे में आम निवेशक क्या करें, हमने फिर रुख किया अपने एक्सपर्ट का। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे यही लगता है कि देखिए, हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक तो डाइवर्सिफाई करिए, यदि जो भी इन्वेस्टर हैं हमारे, और ये हमें ध्यान शेयर होल्डर्स को या स्टॉक जो होल्डर्स हैं उनको ये ध्यान रखना ही है कि हमें 1 साल का मिनिमम जो है 12 महीने के हाई एंड लो जो है ये देखना होता है। उसके थ्रू ही जो है हम ये देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। और ये भी हमें पता ही है कि पिछले 2 सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का, चाहे एनएससी है चाहे वो सेंसेक्स है। तो उस लेवल पे रिटर्न तो हायर दिखा ही है, डबल रिटर्न हुआ है। तो इसलिए, और ये भी एक्सपर्ट ये कह ही रहे हैं कि 10 से लेके 15% रिटर्न जो है हम अभी उम्मीद कर रहे हैं, प्रोवाइडेड की सारी चीजें हैं। तो मुझे यही लगता है कि अच्छी कंपनियों में जहाँ पे निवेशक जो हैं जिन्होंने निवेश कर रखा है उनको नुकसान नहीं होगा, ये ज्यादा एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो अभी आप मुझे लगता है कि निवेशक वेट करिए, और यदि ये एक्सपर्ट बोल ही रहे हैं कि 10 से 15% रिटर्न होगा और उतना बड़ा नुकसान हम नहीं देख रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हम तो 1 साल या 2 साल की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स को यह भी स्पष्ट कर दें
कि दी लल्लन टॉप आपको शेयर मार्केट में किसी खास निवेश या स्टॉक की सलाह नहीं देता। हमारा मकसद सिर्फ आप तक मार्केट सिनेरियो की जानकारी पहुंचाना और एक्सपर्ट्स की मदद से आपको जागरूक करना है। किसी भी निवेश से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की राय तो लें ही, साथ ही अपने ज्ञान और विवेक का भी इस्तेमाल करें। तो ये था आज का खर्चा पानी। शुक्रिया। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।